आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियांक डेमोले आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिमिनल केस ट्रायल, आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है तो कोर्ट उसमें क्या प्रक्रिया अपनाती है, किस प्रकार उसका ट्रायल अर्थात विचारण किया जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं। पहले जब कोई अपराध होता था तो उन अपराधों की परिभाषा और उस अपराध के लिए क्या सजा है वह बताई गई थी भारतीय दंड संहिता में। अब भारतीय दंड संहिता की जगह किसने ले ली है? भारतीय न्याय संहिता 2023 ने। इसी प्रकार पहले क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये चलती थी। इसकी जगह किसने ले ली है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब भाई ये दोनों बुक है काय के लिए, इनका क्या यूज है? जब कभी भी कोई अपराध होता है तो उस अपराध की परिभाषा और उसके लिए क्या सजा है वह बताती थी भारतीय दंड संहिता। मान लीजिए 302 हत्या का मामला है तो हत्या की परिभाषा क्या है और हत्या करने वाले को क्या दंड दिया जाएगा वह बताती थी भारतीय दंड संहिता। लेकिन ये क्या है? सिर्फ परिभाषा और सजा के बारे में बताती है। सजा कौन देगा? कोर्ट देगी। तो सजा देने के लिए कोर्ट कौन सी प्रक्रिया अपनाती है वह बताई गई है दंड प्रक्रिया संहिता में। यह अपराध और सजा के बारे में बताती है और यह बताती है प्रक्रिया के बारे में कि कोर्ट क्या प्रक्रिया अपनाएगी। लेकिन 1 जुलाई से कानून चेंज हो गए हैं। अब जो भी अपराध होंगे वह दर्ज किए जाएंगे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत और कोर्ट प्रक्रिया किसकी अपनाएगी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। अब क्योंकि ये दोनों कानून बंद हो गए हैं तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ भारतीय न्याय संहिता की और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। तो भारतीय न्याय संहिता को शॉर्ट में BNS कहा जाता है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को BNSS कहा जाता है। ये दोनों शॉर्ट नेम्स को आप दिमाग में बैठा लीजिए अपने, जिससे वीडियो को समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। BNS और BNSS। अब सवाल आता है कि भाई कोर्ट कितने प्रकार की होती है क्रिमिनल केस में? वैसे कोर्ट तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 4 कोर्ट पर ध्यान देना है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट। उसके बाद आता है जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। फिर आती है हाई कोर्ट और उसके ऊपर आती है सुप्रीम कोर्ट। एक बात ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हाई कोर्ट क्या है? इंडिपेंडेंट है, वह सुप्रीम कोर्ट के अंडर कार्य नहीं करती। जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट और सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हाई कोर्ट क्या है? इंडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? बस हाई कोर्ट के फैसले को पलट सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकती हाई कोर्ट को कि आप ऐसा करें और ऐसा ना करें, क्योंकि संविधान के अंतर्गत हाई कोर्ट को यह पावर है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में न्यायपालिका से संबंधित कोई भी कार्य कर सकती है। इसके लिए वह स्वतंत्र है। तो एक क्रिमिनल केस में ये चारों कोर्ट मेन रोल प्ले करती हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दूं कि जब भी किसी क्रिमिनल केस की शुरुआत होती है, भले ही वह हत्या और रेप का मामला ही क्यों ना हो, उस केस की शुरुआत हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट से होती है। जब कभी भी कोई अपराध होगा तो पुलिस उसकी चार्जशीट क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में ही फाइल करेगी। हालांकि JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास सिर्फ 3 साल तक की सजा देने का ही प्रावधान है। अब जैसे हत्या या रेप का मामला इसके पास आया JMFC के पास, तो हत्या और रेप के मामले में क्या है? मृत्यु दंड या आजीवन कारावास तक की सजा है। तो जैसे ही पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, मजिस्ट्रेट देखेंगे कि भाई हत्या रेप का मामला है, हमारे पास ये शक्ति नहीं है BNSS के तहत कि हम इस केस की सुनवाई कर सकें, तो ये क्या है? मामला सुपुर्द कर देंगे किसके पास? सत्र न्यायालय के पास। इसे कमिट करना बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा शुरुआत हमेशा मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ही होगी, बशर्ते वह शर्त यह है, एक एक्ट आपको देखने के लिए मिलता है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012। इसे पॉक्सो के नाम से भी जाना जाता है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। यदि इसके अंतर्गत कोई अपराध हुआ है तो पुलिस उसकी चार्जशीट अर्थात चालान सीधा क्या है? सत्र न्यायालय या स्पेशल कोर्ट, सेशंस कोर्ट को ही क्या है? इन मामलों में स्पेशल कोर्ट बना दिया जाता है। तो इस एक्ट के तहत यदि कोई अपराध होता है तो उसकी चार्जशीट सीधा सेशंस कोर्ट में फाइल की जाएगी। इसकी धारा 31 और 33 पढ़िएगा आप। बाकी आप कोई भी एक्ट उठाकर देख लें, भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट, डॉय प्रोहिबिशन, एमकोका, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, फॉरेस्ट एक्ट, इन सभी की चार्जशीट क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की कोर्ट में ही चार्जशीट फाइल की जाएगी। भले ही इसके अंतर्गत किसी बालिग महिला या लड़की के साथ रेप क्यों ना हुआ हो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, लेकिन यदि वह लड़की 18 वर्ष से कम की है तो वहां पे क्या लागू हो जाएगा? पॉक्सो एक्ट लागू हो जाएगा।
तो ये थे थोड़े बेसिक्स जो कि आम आदमी हो या लॉ का स्टूडेंट हो या जूनियर एडवोकेट हो, इनको समझने में आसानी हो। तो आइए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। क्रिमिनल केस ट्रायल दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुलिस एफआईआर केस। जब कभी भी अपराध होता है तो यदि पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है, एक तो ये हो गया, और दूसरा होता है परिवाद अर्थात कंप्लेंट केस। परिवाद अर्थात कंप्लेंट केस वो होते हैं जिनमें पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने की पावर नहीं है या फिर पुलिस जानबूझकर एफआईआर दर्ज नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट परिवाद अर्थात कंप्लेंट दायर की जाती है कि हमारे साथ फलाना अपराध हुआ है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप खुद इसमें कार्यवाही करें और पुलिस को आदेश दें कि वह एफआईआर करे, और यदि नहीं कर रही है तो हम कंप्लेंट पर ही इस केस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे एफआईआर केस की। जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तब कोर्ट क्या प्रक्रिया अपनाती है। पहला केस वह होता है जो कि पुलिस एफआईआर के आधार पर होता है। दूसरा केस है कंप्लेंट केस अर्थात परिवाद, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 210 और 223 के तहत कोर्ट में कंप्लेंट केस अर्थात परिवाद दायर किया जाता है। यहाँ हम सिर्फ पुलिस द्वारा की गई एफआईआर के बारे में बात करेंगे। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल करना चालान पेश करने से पहले का, मतलब जब एफआईआर हो जाती है और पुलिस क्या है उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, तो पहला पार्ट वो हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कोर्ट में केस ट्रायल का। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद पुलिस क्या है चार्जशीट फाइल कर देगी कोर्ट में, तो उस केस में कोर्ट ट्रायल कैसे करेगी। और तीसरा भाग है जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो उसमें क्या है जजमेंट अर्थात निर्णय दिया जाता है, और निर्णय से संतुष्ट नहीं है, जैसे सजा कर दी गई है, तो उसके बाद अपील, फिर दया याचिका का। तो इन 3 पार्ट में पूरा वीडियो चलेगा। तो आइए पहला भाग देखते हैं। पहला भाग है पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अर्थात जब अपराध की सूचना पुलिस को मिल जाती है तो वह उसमें जांच कैसे करती है। अपराध होने के बाद सबसे पहला काम होता है उस अपराध की सूचना पुलिस को देना। जो व्यक्ति अपराध की सूचना देता है वह शिकायतकर्ता कहलाता है। जिस व्यक्ति के साथ अपराध किया जाता है वह विक्टिम, फरियादी या पीड़ित कहलाता है, और जो व्यक्ति अपराध करता है वह एक्सक्यूज्ड, आरोपी या अभियुक्त कहलाता है। पुलिस को अपराध की सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं भी हो सकता, जैसे कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ अपराध होते हुए देखा हो लेकिन वह व्यक्ति उस अपराध से पीड़ित ना हो अर्थात उसका हिस्सा ना हो, वह व्यक्ति भी शिकायत करता हो सकता है। अब यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है, ये क्या है फरियादी, विक्टिम, पीड़ित है। ये दोनों क्या है अपराधी हैं, एक्सक्यूज्ड या आरोपी कह लें। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे ये हथियार रखे हैं हाथ में, चाकू, खंजर, और इसको बेरहमी से मार रहे हैं। अब बाई चांस ये मारने में बच गया तो ये खुद भी शिकायत करता हो सकता है कि भाई मेरे साथ अपराध हुआ है, इन दोनों व्यक्तियों ने मेरे साथ मारपीट की है और मेरी हत्या करने का प्रयास किया है। एक तो ये भी शिकायत करता हो सकता है। अब बाई चांस ये दोनों मिलकर इसको मार देते हैं, ये मर जाता है बेचारा, तो शिकायत करता क्या है, ये पीछे खड़ा व्यक्ति भी हो सकता है कि भाई मैंने देखा कि 2 लोग मिलकर इसको मार रहे थे, ये मर गया। अब बाई चांस ये डर रहा है कि भैया ऐसा ना हो मैंने शिकायत कर दी तो ये दोनों मिलकर मुझे भी खत्म कर दें, तो ये क्या है पुलिस को बस खबर देगा कि साहब मैंने मर्डर होते हुए देखा है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैंने आपके हाथ पैर जोड़े। तो ऐसी स्थिति में फिर शिकायतकर्ता कौन होगा, पुलिस स्वयं होगी कि सूचना मिली है कि भाई यहाँ पर अपराध कारित हुआ है, एक व्यक्ति की हत्या की गई है, तो फिर पुलिस क्या है स्वयं यहाँ पर शिकायतकर्ता बन जाएगी। पुलिस स्वयं किसी भी अपराध की शिकायतकर्ता हो सकती है, जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी या गश्त पर हो और वो कोई अपराध होते हुए देखे तो वह पुलिस ऑफिसर स्वयं भी शिकायतकर्ता हो सकता है। इसके अलावा पुलिस को अपने किसी मुखबिर अर्थात खबरी से कोई सूचना मिले या फिर कोई अपनी पहचान बताए बिना पुलिस को सूचना दे तो उस अपराध में भी वो पुलिस ऑफिसर ही शिकायत करता होगा। जब भी पुलिस को अपराध की सूचना मिलती है तो उसका पहला काम होता है बीएनएसएस की धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज करना। अगर समय नहीं है और मौके अर्थात घटना स्थल पर पहुंचना जरूरी है तो पुलिस पहले घटना स्थल पर जाकर हालात काबू में करेगी, उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज करेगी। मतलब मान लीजिए जैसे ये मारने आए, इसने क्या है, ये खबरी है, इसने सूचना दे दी कि 2 लोग मिलकर साहब मार रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ। तो ऐसी स्थिति में पुलिस क्या है पहले एफआईआर थोड़ी लिखेगी, भाई इसको बचाना भी जरूरी है, तो पुलिस क्या है पहले मौके पर आ जाएगी। संज्ञेय अपराध अर्थात गंभीर अपराध के मामले में यदि आरोपी पकड़ाया नहीं गया है तो सबसे पहले पुलिस आरोपी को ढूंढकर बीएनएसएस की धारा 35 के तहत बिना वारंट के अरेस्ट करती है। अर्थात जब कभी भी कोई गंभीर अपराध होगा तो पुलिस क्या है उस व्यक्ति को बीएनएसएस की धारा 35 के तहत बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। वारंट कौन जारी करता है, हमेशा कोर्ट करती है। अब भाई किसी की हत्या हो रही है,
अब पुलिस पहले कोर्ट के पास छोड़ी जाएगी कि सर वारंट जारी कर दीजिए, उसको गिरफ्तार करना है। इतने में तो वो मार मूर के भाग जाएगा उसको। तो धारा 35 में पुलिस के पास पावर है कि कोर्ट से बिना वारंट निकलवाए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस बीएनएसएस की धारा 49 के तहत उस आरोपी की तलाशी करती है, या फिर बीएनएसएस की धारा 185 के तहत पुलिस उस स्थान की भी तलाशी कर सकती है जहां पे अपराधी पकड़ा गया है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुलिस ने धारा 35 के तहत बिना वारंट के इसको अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि इसने क्या है, हत्या कर दी है। अब बीएनएसएस की धारा 49 के तहत पुलिस क्या है, इसकी तलाशी कर सकती है कि भाई इसने बॉडी में कोई छुपाया है क्या, हथियार वगैरह पैंट में रखा हो या पीछे छुपा लिया हो। और बीएनएसएस की धारा 185 के अंतर्गत पुलिस क्या है, उस स्थान की भी तलाशी कर सकती है जहां पर वह व्यक्ति पकड़ाया गया है। मान लीजिए अपराधी इस घर में छुपा बैठा था, तो अब पुलिस क्या है, इस पूरे घर की तलाशी कर सकती है धारा 185 बीएनएसएस के तहत। जो भी सामान उस आरोपी के पास होता है, सिर्फ उसके कपड़ों को छोड़कर, वह सभी सामान पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा अर्थात कस्टडी में रख लिया जाता है, अर्थात जब्त कर लिया जाता है। उस सामान की जब्ती रसीद भी पुलिस द्वारा आरोपी को दी जाती है। इसके बाद पुलिस बीएनएसएस की धारा 36 गा के तहत उस आरोपी के किसी भी परिचित या रिश्तेदार व्यक्ति को आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर करेगी। मतलब उसके परिवार के सदस्य को फोन लगा के बोल देगी या घर जाके सूचना देगी कि भाई तुम्हारे घर के इस व्यक्ति ने अपराध किया है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अगर जरूरी हुआ तो आरोपी के दिए गए पते पर किसी पुलिस अफसर द्वारा जाकर उसके घर वालों को इत्तला की जाएगी। पुलिस एफआईआर करने से पहले या एफआईआर करने के बाद जैसा भी उचित समझे वैसे अपराधी एवं पीड़ित व्यक्ति को बीएनएसएस की धारा 51, 52, 53, 184 और 397 के तहत मेडिकल परीक्षण के लिए पास के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएगी। बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 के अनुसार भी एक डॉक्टर घायल या रोगी व्यक्ति का उसकी सहमति के बिना उसके जीवन की रक्षा करने के लिए इलाज कर सकता है। बीएनएस की धारा 200 के तहत भी कोई भी हॉस्पिटल पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने से मना नहीं कर सकता। यदि मामला रेप का है तो बीएनएसएस की धारा 184(6) के तहत डॉक्टर को रेप की जांच की रिपोर्ट 7 दिन के अंदर पुलिस थाने में भेजनी पड़ेगी। पहले क्या है, सीआरपीसी में क्या है, ये 7 दिन की लिमिट नहीं थी, आराम से 5-6 महीने साल भर में रिपोर्ट आ रही है। लेकिन अब यदि रेप का मामला आता है सामने तो धारा 184(6) के तहत डॉक्टर या फॉरेंसिक हो, उनको क्या है 7 दिन के अंदर थाने में रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। मान लीजिए रेप हुआ तो दोनों के डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे, वेजिनल साइट्स का सैंपल लिया जाएगा, प्यूबिक हेयर का सैंपल लिया जाएगा, और जो अपराधी है पुरुष है उसके सीमन का सैंपल भी लिया जाएगा। ये सारे सैंपल क्या है फॉरेंसिक में भेज दिए जाएंगे और 7 दिन के अंदर डॉक्टर्स को उसकी रिपोर्ट क्या है थाने भेजनी पड़ेगी। अब 184(6) में क्या है, नया नियम आ गया है। इन सब कार्रवाइयों के बाद अगर पुलिस को लगता है कि जिस धारा में केस बनता है वो धारा जमानती है या फिर पुलिस के पास आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं है, तो दोनों ही स्थितियों में आरोपी को बीएनएसएस की धारा 478 के तहत पुलिस थाने से ही छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस द्वारा किसी बेल बॉन्ड की मांग की जा सकती है अगर अपराध गैर जमानती धाराओं में है। उदाहरण के लिए जैसे कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत रेप का या धारा 103 हत्या का मामला है, तो फिर बीएनएसएस की धारा 58 के तहत पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर केस की शुरुआत मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ही होती है, भले ही वो हत्या रेप का मामला क्यों ना हो। धारा 58 के तहत पुलिस क्या है आरोपी को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। क्योंकि गिरफ्तारी की बात आई है, अरेस्ट की बात आई है, तो एक नोट लगा दिया है मैंने यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष तक की सजा है उनमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को थाने से सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया जाएगा और जब पुलिस कोर्ट में चालान अर्थात चार्जशीट पेश करेगी उस दिन उस व्यक्ति को सीधा कोर्ट में हाजिर होना होगा और कोर्ट से जमानत लेनी होगी। भारतीय न्याय संहिता का कोई भी अपराध हो या कोई अदर क्रिमिनल एक्ट क्यों ना हो, यदि अपराधी के ऊपर इनमें से कोई धारा लगाई गई है और उस धारा की अधिकतम सजा 7 साल तक की है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक अति आवश्यक ना हो। गिरफ्तार किया है तो क्यों किया है भैया, उसका कारण भी पुलिस को बताना पड़ेगा। यदि गिरफ्तारी गलत की गई है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय की अवमानना कहलाएगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं गिरफ्तारी के संबंध में कि जहां तक 7 साल की सजा है किसी धारा या अपराध में तो पुलिस वहां पर गिरफ्तारी नहीं करेगी, सिर्फ थाने से नोटिस देकर छोड़ देगी। और यदि गिरफ्तार कर भी लिया है तो भी नोटिस देकर छोड़ना पड़ेगा पुलिस को जब तक अति आवश्यक ना हो।
ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जारी की है। केस का नाम है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर्स। साइटेशन है AIR 2014 SC 2756। जजमेंट की डेट है 2 जुलाई 2014। तो पुलिस वाले यदि परेशान करते हैं थाने में बैठा के, तो इसकी शिकायत आप SP या कमिश्नर को कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी दायर कर सकते हैं। जब गंभीर अपराध में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है, तो इसके बाद पुलिस मजिस्ट्रेट से आरोपी की पुलिस कस्टडी मांगती है। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि आरोपी को थाने ले जाकर उससे पूछताछ करना, जैसे घटना कैसे हुई, कहाँ हुई, हथियार कहाँ पर छुपा के रखा है, अपराध में कौन कौन शामिल था, ये सब बातें पुलिस क्या है, पुलिस थाने में पूछती है। इसके लिए पुलिस क्या है, पुलिस कस्टडी मांगती है मजिस्ट्रेट से। अब BNSS की धारा 187 के तहत यह मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजना है या नहीं। यदि पुलिस बोल देती है कि सर ये आरोपी जो है इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी क्या है, पुलिस कस्टडी दी जाए जिससे जांच पूरी हो सके। अब आमतौर पर क्या है, मजिस्ट्रेट कस्टडी देने से मना नहीं करते, मजिस्ट्रेट कस्टडी दे देंगे। यदि मजिस्ट्रेट को आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजना है तो BNSS की धारा 187(3) के तहत पुलिस कस्टडी 15 दिन से अधिक की नहीं होगी। और यदि पुलिस कस्टडी में नहीं भेजना तो फिर मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होती है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी कब दी जाती है, जब आरोपी से पूछताछ करनी हो, हथियार जब्त करना हो। ऐसी स्थिति में पुलिस क्या है, मजिस्ट्रेट से पुलिस कस्टडी मांगती है। और जुडिशियल कस्टडी कब होती है, जब पुलिस मना कर दे कि भाई आप कस्टडी नहीं चाहिए, हमें जो पूछताछ करनी थी हमने कर ली है। लेकिन यदि आरोपी को छोड़ दिया गया तो यह क्या है, साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है, गवाहों को डरा धमका सकता है, इसलिए इसको क्यों ना जेल भेज दिया जाए, वहीं शांति से पड़ा रहेगा ये। तो इस जेल भेजने को ही क्या है, जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है। फिर आरोपी को जमानत देने की पावर मजिस्ट्रेट के पास ही होगी। लेकिन यदि केस सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जैसे कि हत्या या रेप का मामला, तो मजिस्ट्रेट BNSS की धारा 232 के तहत कमिट करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद केस को सेशंस कोर्ट को सुपुर्द अर्थात कमिट कर देंगे। क्योंकि BNSS की धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट के पास केवल उन अपराधों का विचारण करने की शक्ति है जिनमें केवल 3 वर्ष तक की सजा या 10,000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस की सजा है। जबकि BNSS की धारा 22 के तहत सत्र न्यायाधीश अर्थात सेशंस कोर्ट के पास मृत्यु दंड देने की शक्ति है। तो हत्या और रेप के मामले में अधिकतम सजा क्या है, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। तो ऐसे मामले को मजिस्ट्रेट क्या है, सुन नहीं सकते, क्योंकि 3 साल तक की सजा ही दे सकता है एक मजिस्ट्रेट। अब चूंकि हत्या और रेप का मामला क्या है, 3 साल से ऊपर की सजा वाला है, आजीवन कारावास, मृत्यु दंड तक की सजा है इसमें, तो मजिस्ट्रेट क्या है, मामले को सेशंस कोर्ट के पास भेज देते हैं। अर्थात इस केस की सुनवाई अब सेशंस कोर्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। तो इसे कहते हैं मामले को कमिट करना। इसलिए गंभीर धाराओं में किए गए अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, और इसीलिए मजिस्ट्रेट को केस सत्र न्यायालय के पास भेजना अर्थात सुपुर्द करना या कमिट करना पड़ता है। आरोपी द्वारा जमानत या अग्रिम जमानत लेना, रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल। अगर कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है या फिर भाग गया है, वह आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से BNSS की धारा 482 के तहत कोर्ट में अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल का आवेदन दायर कर जमानत ले सकता है, या फिर पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दायर हो जाने के बाद पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण करके BNSS की धारा 480 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट से और धारा 483 के तहत सत्र न्यायाधीश अर्थात सेशन जज की कोर्ट से नियमित जमानत रेगुलर बेल ले सकता है। शिकायतकर्ता या पीड़ित अर्थात विक्टिम व्यक्ति चाहे तो उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल आरोपी ने दायर की है, उसी कोर्ट में फरियादी अर्थात पीड़ित व्यक्ति या शिकायतकर्ता बेल में आपत्ति या फिर उस बेल के खिलाफ ऊपर की कोर्ट में जैसे कि सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में BNSS की धारा 483(3) के तहत बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकता है, जिससे कि आरोपी को जमानत न मिल सके, और यदि मिल गई है तो जमानत रद्द करवाई जा सके। मान लीजिए आरोपी ने क्या है, बेल का एप्लीकेशन लगाया, एंटिसिपेटरी बेल हो या फिर चार्जशीट फाइल हो गई हो तो रेगुलर बेल। अब फरियादी के पास क्या है, ऑप्शन है 483 सब सेक्शन 3 के तहत कि वह कोर्ट में क्या है, आपत्ति लगाएगा कि भाई इसको जमानत ना दी जाए, ये जेल में ही अच्छा है, बाहर निकलेगा तो गवाहों को धमकाएगा, डराएगा और एविडेंस अर्थात साक्ष्य को क्या है, प्रभावित करेगा, इसलिए इसको बेल ना दी जाए। तो पीड़ित व्यक्ति चाहे तो बेल कैंसिलेशन के लिए फाइल कर सकता है। पुलिस द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन करना और सबूत इकट्ठा करना। ऊपर बताई गई सभी कार्रवाइयां और FIR रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस का काम होता है
कि वह केस की निष्पक्ष जांच करे और कोर्ट में चार्जशीट फाइल करे। जो व्यक्ति केस की जांच करता है उसे आईओ अर्थात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा जाता है। आईओ कौन हो सकता है भाई? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस का ही व्यक्ति होगा, जैसे एसडीओपी हो गए, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर को ही क्या चालू भाषा में टीआई कहा जाता है, टाउन इंचार्ज, या फिर एसआई सब इंस्पेक्टर। जो भी केस की जांच करता है वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ कहलाता है। आईओ केस की जांच करता है, घटना की जगह का नक्शा बनवाता है। मान लीजिए हत्या रेप का मामला है तो उस क्षेत्र के पटवारी को बुलाया जाएगा नक्शा बनाने के लिए। एक तो पुलिस खुद भी नक्शा बनाएगी, एक नक्शा क्या है पटवारी से भी बनवा लेगी, क्योंकि पटवारी क्या है नक्शे का एक्सपर्ट होता है। जरूरी कागजात और सबूत व्यक्तियों से या डिपार्टमेंट से लेती है पुलिस। फिर गवाहों के धारा 180 बीएनएसएस में बयान दर्ज करती है। आदि काम पुलिस क्या है? करती है। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जांच में यह पाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है या पर्याप्त आधार अथवा साक्ष्य नहीं है कि आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए, तो पुलिस बीएनएसएस की धारा 189 के तहत फॉल्स रिपोर्ट एफआर, जिसे क्लोजर रिपोर्ट भी कहा जाता है, कोर्ट के सामने फाइल करके केस को खत्म कर सकती है। मान लीजिए किसी ने क्या झूठी शिकायत कर दी, अब पुलिस जांच करती है और देखती है कि भाई यार अपराध तो बन ही नहीं रहा है, ये तो झूठी रिपोर्ट है, या फिर ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिल रहा, या ऐसा कोई आधार ही नहीं है कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तो शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है उस शिकायत में पुलिस क्या है धारा 189 के तहत फॉल्स रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट के सामने फाइल करके केस खत्म कर देगी। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति चाहे तो प्रोटेस्ट पटिशन अर्थात परिवाद, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि केस दो प्रकार के होते हैं, एफआईआर और परिवाद। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर भी ली है लेकिन कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा है, या पुलिस जानबूझकर एफआईआर नहीं कर रही है और जांच नहीं कर रही है, और पुलिस मिल गई है आरोपी से इसलिए उसने क्लोजर रिपोर्ट या फॉल्स रिपोर्ट पेश कर दी है, तो फिर पीड़ित व्यक्ति चाहे तो परिवाद के माध्यम से कोर्ट में केस को आगे बढ़ा सकता है। बीएनएसएस की धारा 210(1) के तहत केस को आगे चला सकता है। साथ ही बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकता है कि मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दें। मान लीजिए आप थाने गए, अब पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, आपने एसपी कमिश्नर सबको कंप्लेंट कर दी है लेकिन आपकी कोई शिकायत ही नहीं लिख रहा है, तो आप क्या है मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद कंप्लेंट केस दायर करेंगे और परिवाद के साथ ही एक एप्लीकेशन और देंगे आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस आवेदन में आप मजिस्ट्रेट से आग्रह करेंगे कि सर पुलिस को आप निर्देश दें कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे। मजिस्ट्रेट के पास पावर है 173(4) में कि वह पुलिस को आदेश कर सकती है कि भैया इस केस में एफआईआर दर्ज करो, तो फिर पुलिस की मजबूरी फंस जाएगी, वहां पे उसको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। तो यह होती है परिवाद की पावर। लेकिन यदि ऐसा मामला नहीं बन रहा है कि पुलिस क्या है क्लोजर रिपोर्ट फाइल करे, पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं, तो फिर आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाती है। इस चार्जशीट को ही क्या है चालान, अंतिम प्रतिवेदन, इस्तगासा, अभियोग पत्र, इतने नामों से चार्जशीट को जाना जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। चार्जशीट को क्या है 5 नामों से जाना जाता है, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही नाम लेके चलेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। या तो आपको चार्जशीट दिखेगा या फिर चालान दिखेगा। तो पुलिस द्वारा क्या है कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। यदि आरोपी के पास भी पुख्ता सबूत हैं कि पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है और उसके ऊपर गलत रूप से एफआईआर दर्ज की गई है, तो एफआईआर निरस्त अर्थात एफआईआर को क्वैश कराने के लिए बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आरोपी क्या है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकता है, जिससे कि एफआईआर निरस्त की जा सके। मतलब कि आपको किसी केस में झूठा फंसा दिया गया है और आपके पास पर्याप्त सबूत हैं कि भाई आपके ऊपर गलत एफआईआर हुई है, तो उस एफआईआर को निरस्त कराने के लिए आपको क्या है हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि एफआईआर को रद्द करने की पावर हाई कोर्ट के पास ही है। बीएनएसएस की धारा 528 में हमें देखने को मिलता है उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, इनहेरिटेंस पावर ऑफ हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट को लगता है कि भाई यार सही में इस बंदे के ऊपर गलत एफआईआर की गई है पुलिस ने, और यदि हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ यार आरोपी ने पर्याप्त मटेरियल हमारे सामने रख दिया है कि ये स्पष्ट है कि इसके ऊपर गलत एफआईआर की गई है, तो फिर हाई कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति के खिलाफ की गई एफआईआर को क्या है निरस्त कर सकती है। केस वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आगे यह स्थिति बनती है कि बीएनएसएस की धारा 187(3) के तहत पुलिस द्वारा किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट अर्थात चालान फाइल करने की समय सीमा 60 दिन या 90 दिन होती है, जो कि केस की धाराओं पर निर्भर करती है। जो केस बड़ी धाराओं में रजिस्टर्ड होते हैं अर्थात मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से ऊपर की सजा के होते हैं, ऐसे मामलों में पुलिस क्या है 90 दिनों में कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर सकती है। यदि वे अपराध जिनमें 10 वर्ष से कम की सजा है तो उन सभी धाराओं में 60 दिन में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है कोर्ट में।
यदि पुलिस समय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं करती कोर्ट में तो बीएनएसएस की धारा 187 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ही आरोपी को जमानत मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस जमानत को डिफॉल्ट बेल भी कहा जाता है। लेकिन इस समय सीमा का नियम तभी लागू होता है जब आरोपी जेल में हो और उसकी जमानत नहीं हुई हो। अगर आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में 60 दिन या 90 दिन से ज्यादा समय भी लगा सकती है। भाई सीधी सी बात है कि यदि किसी गंभीर मामले में पुलिस को चार्जशीट अर्थात चालान कोर्ट में पेश करना हो, उन धाराओं का अपराध जिनमें 10 वर्ष से ऊपर तक की सजा है या फिर आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड तक की सजा है, मान लीजिए रेप या हत्या का मामला या पॉक्सो के अंतर्गत मामला, तो ऐसे मामलों में पुलिस को क्या है 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होती है। यदि पुलिस 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं करती तो जैसे ही 91वां दिन चालू हुआ 91st डे, तुरंत आपको बीएनएसएस की धारा 187 के तहत उसी कोर्ट में डिफॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है कि भैया चालान पेश नहीं कर रहे, हमको जमानत दी जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि 91वें दिन जैसे ही कोर्ट खुली 10:30 बजे एग्जैक्ट आपको तुरंत कोर्ट पहुंच जाना है, क्योंकि आपसे पहले यदि चालान लेके पुलिस थाने से कोई पुलिस वाला पहुंच गया और उसने चालान पेश कर दिया तो फिर आप डिफॉल्ट बेल फाइल नहीं कर पाएंगे। मतलब वकील की और पुलिस वाले की रेस लगी है यहाँ पे। 91वें दिन पहले कोर्ट कौन पहुंच जाएगा। भाई इसके कोर्ट पहुंचने से पहले आप पहुंच जाओ और डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन फाइल कर दो तो आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। लेकिन यदि पहले ये पहुंच गया पुलिस वाला चार्जशीट अर्थात चालान लेकर, तो फिर डिफॉल्ट बेल आपकी नहीं लगा पाएंगे आप, क्योंकि चार्जशीट फाइल कर दी उसने कोर्ट पहुंचकर। लेकिन डिफॉल्ट बेल का नियम कब लागू होगा, जब आरोपी जेल में हो। यदि जेल से बाहर है, वो जमानत पर पहले से ही है, तो फिर पुलिस क्या है आराम से चालान पेश करेगी, कोई जल्दी नहीं है उसे। कई बार 180 दिन भी ले लेती है पुलिस चार्जशीट फाइल करने में। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में 60 दिन या 90 दिन से ज्यादा समय भी लगा सकती है। अब भाई सवाल यह आता है कि चार्जशीट में क्या चीजें शामिल होती हैं। तो पुलिस द्वारा क्रिमिनल केस ट्रायल में जो चार्जशीट फाइल की जाती है अर्थात चालान पेश किया जाता है, उनमें ये चीजें होती हैं। पहला, दोनों पार्टियों अर्थात शिकायतकर्ता, पीड़ित और आरोपी का नाम, अपराध की सूचना की प्रकृति कि पुलिस को अपराध की सूचना कैसे मिली, शिकायतकर्ता और पीड़ित की शिकायत अर्थात जो बयान उसने दिए थे, जो शिकायत उसने लिखाई थी, पीड़ित और आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर भेजेंगे थाने में एग्जामिन करने के बाद, आरोपी की गिरफ्तारी संबंधित पेपर जैसा कि उसको अरेस्ट करते हैं, फिर सामान जब्त करते हैं जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो तलाशी की थी उन्होंने घर की, तो जो सामान मिला, जो गिरफ्तारी पंचनामा बनाया, ये सब चीजें भी क्या है चार्जशीट में होती हैं। उसके बाद पुलिस थाने में जो बयान लेती है बीएनएसएस की धारा 180 के तहत वो लगे रहेंगे। आरोपी से जब्त किया हुआ हथियार या सामान, जो भी हथियार की जब्ती की गई है या सामान जब्त किया गया है, वह भी रहेगा चार्जशीट के साथ। घटना स्थल का नक्शा रहेगा, पुलिस का, पटवारी का, जो भी उन्होंने बनाया था, और यदि अन्य कोई पेपर मिलते हैं तो वो रहेंगे। और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नया नियम और आ गया है। वह नया नियम क्या है कि पुलिस को धारा 176 के तहत घटना स्थल की वीडियोग्राफी भी करनी पड़ेगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी बुलवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, चार्जशीट फाइल हो गई है, इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट अब खत्म हो गया है, पुलिस के हाथ यहाँ से टूट चुके हैं, अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती। जो भी करना है अब क्या है कोर्ट करेगी, क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी है। अब आता है दूसरा भाग क्रिमिनल केस ट्रायल का, अर्थात जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो कोर्ट क्या प्रक्रिया अपनाएगी। पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट अर्थात चालान दायर करने के बाद आरोपी पर क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू हो जाता है। यदि चार्जशीट और बयानों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी के ऊपर केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, अर्थात प्रथम दृष्टया मामला प्राइमा फेस केस नहीं बन रहा है जिस पर आरोपी के खिलाफ चार्ज लगाकर केस को आगे चलाया जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को बीएनएसएस की धारा 262 के तहत, इसी प्रकार सेशंस कोर्ट द्वारा बीएनएसएस की धारा 250 के तहत और परिवाद अर्थात कंप्लेंट केस में मजिस्ट्रेट द्वारा बीएनएसएस की धारा 268 के तहत उन्मोचित अर्थात डिस्चार्ज कर दिया जाता है। देखिए, दो शब्द देखने के लिए मिलते हैं हमें, एक होता है उन्मोचित और एक होता है दोष मुक्त या फिर बरी कह लीजिए। तो उन्मोचित का अर्थ होता है कि आरोपी तेरे खिलाफ अभी कोई मामला नहीं बन रहा है, इसलिए तुझे क्या है छोड़ा जा रहा है, लेकिन यदि कुछ मिल गया तेरे खिलाफ सबूत तो तेरे ऊपर वापस केस चालू हो जाएगा, यह बात ध्यान रखना। तो इसे कहते हैं उन्मोचित करना अर्थात उन्मोचन। और एक होता है दोष मुक्त अर्थात बरी, वो क्या है केस के अंत में होता है कि भाई पूरे मामले का विचारण हो गया है, आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, इसलिए उसे क्या है दोष मुक्त किया जा रहा है, अब इसके ऊपर फिर से कोई सुनवाई नहीं होगी, तो वह होता है दोष मुक्त या बरी। तो चार्जशीट को देखने के बाद यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई आरोपी के विरुद्ध क्या है कोई मामला नहीं बन रहा यार, फालतू केस चलाना है अभी इसके ऊपर, तो मजिस्ट्रेट क्या है उस आरोपी को उन्मोचित कर सकते हैं।
लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो फिर आरोपी के विरुद्ध क्या है, ट्रायल शुरू किया जाता है। सबसे पहले आरोपी को या उसके अधिवक्ता को चार्जशीट की अर्थात चालान की कॉपी दी जाती है। अगर कॉपी में कोई कमी है या चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, तो आरोपी के अधिवक्ता बीएनएसएस की धारा 230 के तहत कोर्ट के सामने आवेदन करके उन दस्तावेजों की कॉपी कोर्ट से लेते हैं, या फिर चार्जशीट की कमियों को कोर्ट में बताकर ऑर्डर शीट पर लेखबद्ध करवाते हैं। भाई जैसे ही चार्जशीट पेश की जाएगी, उसकी एक कॉपी क्या है, आरोपी को दी जाती है या उसके अधिवक्ता को दी जाती है। अब मान लीजिए पुलिस ने जांच जो की थी, नक्शा मौका बनाया था, जब्ती की थी, बयान लिए थे, उनमें से कोई चीज की कमी है, वो चार्जशीट के साथ हमको नहीं मिले, या तो फोटोकॉपी अच्छे से नहीं की होगी या फिर पेज गायब है उसमें से, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आरोपी के अधिवक्ता कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये पुलिस वालों ने हमको चार्जशीट की कॉपी नहीं दी है, ये जो कॉपी दी है वो सही नहीं है, या फिर उसमें कोई कमी है, पेपर्स पूरे नहीं है। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि सर एक ही कॉपी है, हम इनको कल लाके दे देंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में आरोपी के एडवोकेट क्या है, इस बात को ऑर्डर शीट पर लिखवा देंगे। ऑर्डर शीट क्या होती है, केस में हर पेशी पर कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, उस ऑर्डर शीट में यह लिखा होता है। तो ऑर्डर शीट में अपन लिखवा देंगे चार्जशीट की कॉपी अपूर्ण है या अप्राप्त है, आरोपी के अधिवक्ता द्वारा मौखिक निवेदन किया गया, पुलिस द्वारा आरोपी के अधिवक्ता को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराने के लिए एक समय मांगा गया। तो ये क्या है, आप ऑर्डर शीट पर लिखवा दें, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। नहीं तो आप 1-2 महीने बाद बोलें कि सर कॉपी नहीं मिली, तो फिर क्या है, कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करेगी कि भाई आप जब क्या कर रहे थे, जब चार्जशीट फाइल की गई थी। अब जब चार्जशीट फाइल कर दी जाती है कोर्ट में और आरोपी के अधिवक्ता अपीयर हो जाते हैं और चार्जशीट की कॉपी देने की कार्रवाई पूरी हो जाती है, तो फिर क्या है, चार्ज पर बहस अर्थात आर्ग्यूमेंट होते हैं। इसके लिए क्या है, एक पेशी नियत की जाती है। चार्ज का मतलब होता है आरोपी पर धाराएं लगाना कि किस धारा में उस पर केस बनता है और किन धाराओं में उस पर केस चलना चाहिए। इसे चार्ज फ्रेम करना कहा जाता है। अब मान लीजिए चार्जशीट पेश की गई और पुलिस ने क्या है, चार्जशीट में लिख दिया कि धारदार हथियार से सर पे वार करना पाया गया। अब उसी चार्जशीट में क्या, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट भी लगी है। अब मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ये लिख रहा है कि वह किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से आ सकती है, वो धारदार हथियार मेंशन नहीं कर रहा। अब यदि धारदार हथियार लिख दिया तो क्या है, गंभीर धारा का केस बन गया। तो पुलिस ने क्या, धारा गलत लगा दी। तो यही बातें आरोपी के अधिवक्ता क्या है, आर्ग्यूमेंट अर्थात बहस में बताते हैं कि सर जो पुलिस वालों ने धाराएं लगाई हैं वह गलत लगाई हैं, डॉक्टर कुछ बोल रहा है, पुलिस वाले कुछ धारा लगा रहे हैं। तो इसे ही क्या है, चार्ज फ्रेम करना कहा जाता है। अब ये कोर्ट के पास है कि भाई पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं उसी में केस को आगे चलाना है कि हम धाराएं चेंज कर सकते हैं। चार्जशीट को पढ़ने के बाद यदि कोर्ट को लगे कि आरोपी पर चार्ज फ्रेम करना बनता है, लेकिन पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वह धाराएं सही नहीं है, तो कोर्ट बीएनएसएस की धारा 239 और 244 के तहत उन धाराओं को बदलकर नई धाराओं में भी चार्ज लगा सकती है कि भाई पुलिस की धाराएं हटाई जाती हैं, इन धाराओं में केस चलेगा जो हम लगा रहे हैं। इसे ही क्या है, चार्ज फ्रेम करना कहा जाता है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद कोर्ट आरोपी से पूछती है कि क्या उसे अपना गुनाह कबूल है, अर्थात आरोपी यह बात मानता है कि उसने अपराध किया है। अगर वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसी वक्त या अगली पेशी पर उसे सजा सुना दी जाती है और केस खत्म हो जाता है। लेकिन आमतौर पर आरोपी द्वारा गुनाह कबूल नहीं किया जाता और कोर्ट में आरोपी कहता है कि वह क्रिमिनल केस ट्रायल फेस करेगा, अर्थात वह विचारण का सामना करेगा, जुर्म अस्वीकार है। तो फिर उस स्थिति में कोर्ट क्या है, उसे अपने पक्ष रखने का मौका देती है और फिर ट्रायल क्या है, शुरू हो जाता है, केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। इसे ट्रायल प्रोग्राम भी कहा जाता है। ट्रायल प्रोग्राम का अर्थ होता है भाई गवाहों की लिस्ट, किस हिसाब से गवाहों को बुलाना है, किसकी गवाही कब करवानी है, तो इसे क्या है, ट्रायल प्रोग्राम कहा जाता है। अब आती है गवाही। क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू होने के बाद इस स्टेज पर पुलिस द्वारा जो चार्जशीट में गवाहों की लिस्ट दी गई है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 मुख्य परीक्षण, एग्जामिनेशन इन चीफ एवं प्रति परीक्षण, क्रॉस एग्जामिनेशन, इसे ही क्या है, जिरह कहा जाता है। तो 142 के तहत गवाहों की गवाही होती है। अभियोजन पक्ष अर्थात पीड़ित पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें पीडब्ल्यू प्रोसिक्यूशन विटनेस और आरोपी पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें डीडब्ल्यू डिफेंस विटनेस कहा जाता है। यह गवाह क्रमवार होते हैं, जैसे कि PW1, PW2, PW3। मतलब पीड़ित पक्ष के जो गवाह होंगे वह क्या है, क्रमवार होते हैं। पहला गवाह क्या है, PW1 प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1, इसी प्रकार प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2। ये क्या है, लिखा जाता है जब भी उसकी गवाही होती है। और यदि आरोपी पक्ष कोई गवाह पेश करता है तो वह क्या है, DW1 डिफेंस विटनेस नंबर 1, डिफेंस विटनेस नंबर 2, इस प्रकार होते हैं। अब यदि इन गवाहों के द्वारा कोई सबूत कोर्ट में पेश किया जाता है, मान लीजिए जो गवाह हैं उनके सामने क्या है, सामान जब्त किया गया था, तो वह क्या है, जब्ती का गवाह हो गए। मान लीजिए PW3
इसके सामने पुलिस ने क्या है, आरोपी से सामान जब्त किया था और उस जब्ती की रसीद पर क्या है, इसके साइन करवा लिए थे। उसे जब्ती पत्रक भी कहा जाता है। तो PW3 क्या है, जब्ती का गवाह हो गया और जिस दस्तावेज पर उसने साइन किए थे वह क्या है, इसका दस्तावेज हो गया। अब उसकी सत्यता को क्या है, यह सिद्ध करेगा, इसकी गवाही होगी। और वो जब्ती का जो दस्तावेज है वो क्या है, एग्जिबिट P1, प्रदर्श P1 हो गया। EX का मतलब होता है एग्जिबिट। जब भी कोर्ट में कोई दस्तावेज पेश किया जाता है तो उस दस्तावेज पर क्या है, गवाही होती है। जब तक उस दस्तावेज पर गवाही नहीं होगी वह दस्तावेज कोर्ट में मान्य नहीं है। तो चार्जशीट में जितने भी डॉक्यूमेंट लगे हैं पुलिस ने हर चीज का एक गवाह बनाया होगा। डॉक्टर की जो मेडिकल रिपोर्ट लगी होगी उस पर भी डॉक्टर को आकर कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी, तब जाके वह क्या है, प्रदर्शित हो पाएगा, अर्थात साक्ष्य में ग्रह होगा। तो जिस गवाह का जो दस्तावेज है उसे क्या है, उसे प्रदर्शित करवाना पड़ता है गवाही के माध्यम से, तभी साक्ष्य में वह ग्रह होगा। तो PW3 जो गवाह है इसका दस्तावेज क्या है, जब्ती पत्रक है। तो गवाही के माध्यम से इसे क्या है, कोर्ट में उसे प्रदर्शित करवाना पड़ेगा, एग्जिबिट करवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए PW2 कोई गवाह है, ये क्या है, 2 दस्तावेज लेकर आया है, तो उसके दस्तावेज के ऊपर क्या लिखा जाएगा, एग्जिबिट P1 PW2। और 2 दस्तावेज लेकर आया है तो एग्जिबिट P2 PW2। 3 दस्तावेज लेकर आया है कोई गवाह तो एग्जिबिट P3 PW2। जिस गवाह के जितने दस्तावेज होंगे उसी प्रकार से उन्हें मार्क किया जाएगा और प्रदर्शित करवाया जाएगा। इसी प्रकार डिफेंस अर्थात आरोपी पक्ष, बचाव पक्ष का कोई गवाह कोई दस्तावेज या कोई सबूत लेकर आता है तो इसी प्रकार क्या है, उसे कोर्ट में क्या है, प्रदर्शित अर्थात एग्जिबिट करवाना पड़ेगा गवाही के माध्यम से। सबसे पहले विक्टिम अर्थात पीड़ित या शिकायतकर्ता की गवाही होती है। इसके बाद कोई पब्लिक विटनेस, चक्षुदर्शी जिसने घटना को देखा हो। इसके बाद पुलिस, डॉक्टर और फॉरेंसिक लैब वालों की, जो भी केस के अनुसार चार्जशीट में दिए गए हैं नाम उनके, वैसे ही क्या है, गवाही होती है। और लास्ट में होती है IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही। सबसे पहले अभियोजन अर्थात पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता, सरकारी वकील कहा जाता है जिन्हें ADPO AGP, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, और AGP होते हैं एडिशनल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर। तो ये क्या है, अपने पक्ष, अभियोजन पक्ष के गवाहों का क्या है, मुख्य परीक्षण करते हैं। मुख्य परीक्षण क्या है, अर्थात पार्टी का वकील खुद ही करवाता है। अब पीड़ित पक्ष को क्या है, मुफ्त कानूनी सहायता है तो इनको सरकारी अधिवक्ता मिलता है, फरियादी पक्ष को या पीड़ित पक्ष को। तो उनका मुख्य परीक्षण क्या है, इनके अधिवक्ता ही करवाते हैं। ये कुछ नहीं, बस पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ क्या क्या हुआ था, घटना कैसे कारित हुई, किसने मारा। तो पूरी घटना क्या है, फरियादी पीड़ित पक्ष बताता है। अब इसके बाद आरोपी के अधिवक्ता, आरोपी को बचाने के लिए फरियादी अर्थात पीड़ित पक्ष के गवाह का मुख्य परीक्षण हो जाने के बाद उससे क्रॉस, उसका प्रति परीक्षण करते हैं। इसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना भी कहा जाता है। भाई आरोपी को बचाने के लिए ही क्या है, क्रॉस किया जाता है कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, ऐसे सवाल क्या है, पूछे जाते हैं गवाहों से। वह सवाल कौन पूछता है, आरोपी के अधिवक्ता पूछते हैं। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 151, 152 और 154 के तहत आरोपी अर्थात एक्सक्यूज्ड के अधिवक्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों से बिना आधार के कोई प्रश्न नहीं करेंगे या फिर ऐसे प्रश्न भी नहीं करेंगे जिससे कि गवाहों के चरित्र पर आंच आए या वह अपमानित महसूस हों। यदि आरोपी के अधिवक्ता ऐसा कोई प्रश्न कोर्ट की अनुमति के बगैर पूछते हैं तो यह न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा। मान लीजिए रेप का मामला है, धारा 64 BNS का। यह हो गई फरियादिया जिसके साथ रेप की घटना कारित की है इस आरोपी ने। अब ऐसे सवाल क्या पूछते हैं, देखिए इसके पहले फलाना एक व्यक्ति था, आपकी उससे भी अच्छी मित्रता रही है, आपने उसके साथ भी शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं। तो ऐसे सवाल क्या है, लज्जा भंग करने वाले हैं। स्त्री की लज्जा पर क्या लांछन लगाना बिना कोई पर्याप्त आधार के। तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप क्या है, किसी पीड़िता से नहीं पूछ सकते। यह बताया गया है साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 151, 152 और 154 में कि ऐसे सवाल आप गवाहों से नहीं पूछेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश आरोपी के अधिवक्ता की रिपोर्ट हाई कोर्ट या बार काउंसिल से कर सकते हैं। फिर आगे यदि अधिवक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी है तो हाई कोर्ट या बार काउंसिल करेंगे। इसलिए प्रति परीक्षण अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई बिना आधार के या चरित्रहीन क्वेश्चन न पूछें किसी गवाह से। प्रति परीक्षण अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है आरोपी के अधिवक्ता द्वारा किया जाता है, क्रिमिनल केस का सबसे अहम भाग होता है। इसी में आपके अधिवक्ता की काबिलियत देखी जाती है कि वह केस को किस प्रकार अपने अनुसार मोड़ के आरोपी को बचा सकते हैं। भाई पूरा केस क्या है, गवाही पर डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हत्या हो या रेप का मामला हो, पूरा केस चलता है मेडिकल रिपोर्ट पर, घटना के तथ्यों पर। हर एक कड़ी मिलनी चाहिए आपस में। आप वहां पर मौजूद थे तो क्यों थे, रीजन बताओ भाई। जब घटना स्थल पर हत्या हुई, आरोपी का मोबाइल क्यों उस एरिया के टावर के नेटवर्क में आ रहा था, क्या कर रहा था आरोपी वहां पे, रंजिश थी भाई, रंजिश क्या थी इसका खुलासा करेगी। तो हर क्या है, कड़ी मिलती है,
तब जाके अपराध सिद्ध होता है। अपना काम है क्या है, डाउट क्रिएट करना आरोपी के एडवोकेट का। एक लाइन का कानून है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह के परे प्रमाणित करना होता है, नहीं तो संदेह का लाभ हमेशा क्या है, आरोपी को मिलता है। यह बात ध्यान रखिएगा। तो आरोपी के एडवोकेट का काम क्या है, संदेह, डाउट क्रिएट करना अकेला और आगे बढ़ जाना। आपने डाउट अच्छे से क्रिएट कर दिया तो आप छूट जाएंगे। डाउट क्रिएट करता कौन है, आरोपी का एडवोकेट। गवाही पूरी उसके हाथ में है, गवाही अच्छे से हुई तो आरोपी बरी हो जाएगा, गवाही गलत हुई तो सजा होना तय है। यह बात ध्यान रखिएगा। अब जब फरियादी अर्थात पीड़ित पक्ष का एग्जामिनेशन हो जाता है, उनकी गवाही हो जाती है और बाद में आरोपी पक्ष अपने किसी गवाह को लेकर आता है, तो इसी प्रकार क्या है, अभियोजन पक्ष के सरकारी अधिवक्ता एडीपीओ या एजीपी आरोपी के गवाहों से क्या है, गवाही करवाते हैं। मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण। यदि कोई नया तथ्य या बात बाद में कोर्ट के सामने आती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 143(3) के तहत फिर से गवाही की जा सकती है। इसे पुनः परीक्षण कहा जाता है, री एग्जामिनेशन। अगर कोई अभियोजन पक्ष का गवाह या सरकारी गवाह अपने बयान से मुकर जाए अर्थात हॉस्टाइल हो जाए, तो सरकारी वकील क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 157 के तहत खुद उस गवाह से जिरह अर्थात क्रॉस कर सकते हैं, यह साबित करने के लिए कि वो गवाह जानबूझकर झूठ बोल रहा है। मान लीजिए जो पीड़ित पक्ष है अर्थात विक्टिम या फरियादी कह लें, उसकी साइड से कोई गवाह है, उसे क्या है, अभियोजन का गवाह कहा जाएगा क्योंकि अभियोजन पक्ष का गवाह है। मान लीजिए कोई आई विटनेस है, चक्षुदर्शी, जिसने अपनी आंखों से घटना होते हुए देखी थी। अब वो क्या है, थाने में बयान देता है कि भाई इस व्यक्ति ने मारा है, मैंने घटना होते हुए देखी थी। लेकिन जब वो कोर्ट में गवाही देने आता है तो वह क्या है, पलट जाता है। हो सकता है आरोपी से मिल गया हो, कोर्ट में बोल देता है कि मैं इस व्यक्ति को पहली बार देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने इसे नहीं देखा, ना ही मैंने कोई घटना होते हुए देखी है। तो ये गवाह क्या है, मुकर गया अर्थात हॉस्टाइल हो गया। अब यह साबित करने के लिए कि यह गवाह क्या है, जानबूझकर झूठ बोल रहा है, थाने में तो उसने कबूल किया था, यहाँ कोर्ट में आके बदल गया, इसे साबित करने के लिए सरकारी वकील जो हैं खुद इससे क्या है, प्रति परीक्षण अर्थात जिरह या क्रॉस करते हैं। यह साबित करने के लिए कि गवाह जानबूझकर झूठ बोल रहा है। भाई उससे पूछेंगे घुमा फिरा के कि भाई जब घटना हो रही थी तो आप वहां से निकल रहे थे, या जब आरोपी इसे मार रहा था तब आप अपने ऑफिस जा रहे थे। ऐसे घुमा फिरा के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह कहीं तो हाँ बोल देगा, एक बार हाँ बोल दिया उसने तो मतलब झूठ बोल रहा है, इसने घटना होते हुए देखी थी। तो इस प्रकार क्या, धारा 157 के तहत वकील खुद अपने गवाह से सवाल पूछ सकता है, यह साबित करने के लिए कि उसका गवाह जानबूझकर झूठ बोल रहा है, सामने वाली पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। यदि कोई गवाह किसी प्रश्न का उत्तर देने से बच रहा है या मना कर रहा है तो कोर्ट चाहे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 137 और 150 के तहत किसी भी गवाह को प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर कर सकती है। मतलब मान लीजिए कि आरोपी के वकील ने फरियादी पक्ष के किसी गवाह से कोई सवाल पूछा, अब वो उसका उत्तर नहीं दे रहा है, तो कोर्ट चाहे तो अपने विवेक से क्या है, उस गवाह को मजबूर कर सकती है कि तुझे इसका उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो तेरे हलक में हाथ डाल के हम उत्तर ले लेंगे। खैर ये कहने की बात है, मतलब मजबूर कर सकती है कोर्ट उस व्यक्ति को उसका उत्तर देने के लिए, नहीं तो यही माना जाएगा कि भाई ये झूठ बोल रहा है। अगर कोई पीड़िता अर्थात लड़की, महिला, रेप विक्टिम है और उसके किसी मजिस्ट्रेट के सामने BNSS 183 के बयान दर्ज हुए हैं, पहले इसे 164 के बयान कहा जाता था जो मजिस्ट्रेट के सामने होते थे रेप विक्टिम के, महिला या लड़की के, अब क्या है 183 में बयान दर्ज होते हैं। तो मजिस्ट्रेट के सामने किसी रेप विक्टिम के बयान हुए हैं और रेप का केस क्या है, सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, तो उस मजिस्ट्रेट को भी जिसके समक्ष पीड़िता के BNSS की धारा 183 के तहत बयान हुए हैं, तो उस मजिस्ट्रेट को भी गवाही के लिए सेशंस कोर्ट द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 127 के तहत बुलाया जा सकता है। अभियोजन पक्ष की गवाही होने के बाद आरोपी पक्ष अपने बचाव के लिए अपनी गवाही करवा सकता है या फिर किसी और व्यक्ति की गवाही भी। इसमें वो कोई सबूत जो उसके पक्ष में हो तो उसको पेश करता है या फिर किसी व्यक्ति या संस्था, सरकारी या गैर सरकारी संस्था को कोर्ट द्वारा बुलवाकर पेश करवाकर अपना पक्ष रखता है। BNSS की धारा 530 के तहत गवाही, समन या वारंट भेजना आदि चीजें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती हैं, अर्थात VC वीडियो कॉल के माध्यम से भी गवाही करवाई जा सकती है BNSS की धारा 530 के तहत। या फिर समन या वारंट भेजना हो तो आप ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि मैसेंजर के जरिए ही भेज सकते हैं, क्योंकि 530 के तहत कोर्ट के पास पावर है। दोनों पक्षों, पीड़ित पक्ष एवं आरोपी पक्ष की गवाही होने के बाद BNSS की धारा 352 के तहत केस अंतिम बहस, फाइनल आर्ग्यूमेंट में लग जाता है, जिसमें दोनों पक्ष के अधिवक्ता अपने पक्ष समर्थन की बातें कोर्ट के सामने रखते हैं। अगर बहस में समय लगता है तो फिर उसे अगली पेशी पर पूरा किया जाता है। यह बहस लिखित रूप से भी दी जा सकती है, जिसे अंतिम लिखित तर्क भी कहा जाता है। भाई अब गवाही क्लोज हो जाती है, उसके बाद क्या है, मुल्जिम बयान होते हैं। मुल्जिम बयान क्या है, लिखित रूप से होते हैं, अर्थात आरोपी के बयान। उसमें लिखा रहता है
कि भाई ये गवाह तुम्हारे खिलाफ ये बोल रहा है, क्यों बोल रहा है तुम बताओ। तो इसे क्या है, मुलजिम बयान कहा जाता है। अब जैसे ही गवाही और मुलजिम बयान हो जाते हैं, उसके बाद क्या है, अंतिम बहस, फाइनल आर्ग्यूमेंट में केस चला जाता है। फाइनल आर्ग्यूमेंट कौन करता है, आरोपी के अधिवक्ता और सरकारी वकील अर्थात अभियोजन के अधिवक्ता। इन दोनों के बीच बहस होती है। अभियोजन के वकील बोलते हैं कि भाई सजा की जाए, हमारे पास इतने आधार हैं, ये गवाह ने ये बोला है, पूरी घटनाओं को जोड़ा गया है, घटनाओं का क्रम पूरा मिल रहा है, हर गवाह खिलाफ में बोला है, इसलिए क्या है, इस व्यक्ति को सजा की जाए। अब आरोपी के वकील ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करते हैं कि एफआईआर देर से दर्ज कराई गई है, पुलिस के सामने जो बयान हुए थे वह अलग हैं, कोर्ट में जो बयान दिए गए हैं वह अलग हैं, फलाने गवाहों ने अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है, इतने गवाह हॉस्टाइल हुए हैं, मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए आरोपी को क्या है, दोष मुक्त किया जाए। तो ये क्या है, एक शॉर्ट रूप में मैंने आपको बताया कि आर्ग्यूमेंट कैसे होते हैं। ये आर्ग्यूमेंट आप चाहें तो क्या है, लिखित रूप में भी दे सकते हैं। लिखित रूप से देने में क्या फायदा होता है, ये फाइल का रिकॉर्ड बन जाते हैं। जैसे न्यायाधीश कोई बात नहीं सुन पाए हो या वो नोट ना कर पाए हो आपके बहस की, क्योंकि आप तो वहां पे कंटिन्यू बोलते हैं उनके सामने, तो मेन चीजें वो क्या है, नोट कर लेते हैं। लेकिन यदि आप वही आर्ग्यूमेंट लिखित रूप से देते हैं तो वे क्या है, फाइल का हिस्सा भी बन जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड हो जाते हैं, और फिर मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश क्या है, उसे आराम से पढ़ सकते हैं बैठकर, तो उसका बहुत फायदा मिलता है। तो इसे क्या है, अंतिम बहस कहा जाता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट, जो क्या है, लिखित रूप में भी हो सकती है। जब फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, उसके बाद केस क्या है, जजमेंट की स्टेज पर आ जाता है, अर्थात निर्णय की स्थिति में। केस में बहस पूरी होने के बाद बीएनएसएस की धारा 392 और 393 के तहत कोर्ट द्वारा जजमेंट अर्थात निर्णय दिया जाता है। अगर आरोपी को बरी अर्थात दोष मुक्त या एक्विटल कह दें, कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे क्या है, सजा सुनाई जाती है। दोषी को सजा सुनाने के लिए तारीख नियत की जाती है। अब मान लीजिए मजिस्ट्रेट को किसी केस में सजा देनी है और उन्हें लग रहा है कि यार 3 साल की सजा से ऊपर सजा देनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास 3 साल तक की सजा देने का प्रावधान है, तो इससे ऊपर तो मैं दे नहीं सकता। एक काम करता हूं, मामला क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम के पास फॉरवर्ड कर देता हूं, सिर्फ सजा के बिंदु पर, और लेटर जारी करेगा मजिस्ट्रेट एक सीजेएम को कि चूंकि इस न्यायालय को 3 वर्ष से अनधिक की सजा देने का ही प्रावधान है कानून में, इसलिए अधिक सजा देने के बिंदु पर यह मामला आपके पास प्रेषित किया जा रहा है। तो फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या है, 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा मामला है, हत्या या रेप का मामला, तो मामला ऑलरेडी सेशंस कोर्ट के पास है, और सेशंस कोर्ट क्या है, फांसी, आजीवन कारावास, सश्रम कारावास, कुछ भी कर सकती है। तो जैसे कि अब वो फांसी, आजीवन कारावास, सश्रम कारावास, फाइन या सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा क्या है, नए कानून में एक नई सजा जोड़ी गई है। सामुदायिक सेवा का अर्थ होता है कम्युनिटी सर्विस, अर्थात आपको कहीं सफाई करने की या पेड़ उगाने की, वृक्षारोपण करने की सजा भी क्या दी जा सकती है। या फिर जाओ भाई वृद्धाश्रम जाओ, वहां वृद्धों की सेवा करो, किसी भी प्रकार की क्या है, सामुदायिक सेवा दी जा सकती है। या फिर कोर्ट में सारा दिन खड़े रहने की या किसी अन्य प्रकार का काम करने की सजा भी क्या है, दी जा सकती है। तो सजाएं इतने प्रकार की होती हैं। अगर कोर्ट को किसी केस में आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा देनी होती है, तो सेशन कोर्ट सजा सुनाने से पहले फांसी की सजा के कंफर्मेशन के लिए फैसले की कॉपी बीएनएसएस की धारा 407 के तहत हाई कोर्ट भेजती है। मतलब मान लीजिए हत्या या रेप का मामला है और वहां पे सेशन कोर्ट ने क्या है, फांसी की सजा सुना दी कि भाई इसे मृत्युदंड दिया जाता है, तो सजा सुनाने से पहले सेशन कोर्ट को क्या है, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि भाई इसने ये अपराध किया है, इसको हम मृत्युदंड देना चाहते हैं, इस मृत्युदंड को आप कंफर्म कीजिए। ये कंफर्मेशन मांगने के लिए सेशन कोर्ट क्या है, धारा 407 के तहत फाइल को क्या है, हाई कोर्ट के पास भेज देती है। अब भाई हाई कोर्ट के पास पावर है कि सजा को बदल दे, मृत्युदंड को क्या है, आजीवन कारावास में, क्योंकि हाई कोर्ट को लगता है फाइल को देखने के बाद कि भाई ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में से नहीं आता, विरल से विरलतम मामला। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या होता है, मान लीजिए कोई लड़की है, बालिग हो या 18 वर्ष से कम की हो, उसके साथ रेप किया गया और बेरहमी से क्या उसकी हत्या कर दी गई, या एक साथ कई व्यक्तियों की क्या है, निर्मम हत्या कर देना, तो ऐसा केस क्या है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहलाता है। तो ऐसे मामलों में क्या है, फांसी की सजा दी जाती है, मृत्युदंड की। अब हाईकोर्ट को लगता है कि भाई यार मृत्युदंड देना ठीक नहीं होगा, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो इसको क्या है, आजीवन कारावास कर दो। आजीवन कारावास क्या होता है, जब तक जीवन है जब तक जेल में ही रहना पड़ेगा। आजीवन कारावास को 14 वर्ष का कारावास मत समझ लीजिएगा आप गलती से भी। आजीवन कारावास के मामले में सरकार 14 वर्ष के बाद विचार करती है, यदि इस व्यक्ति का चाल चलन जेल में ठीक होता है तो उसके बाद उसे क्या है, छोड़ दिया जाता है। नहीं तो आजीवन कारावास का मतलब जब तक जीवन है तब तक वह व्यक्ति क्या है, जेल में रहेगा। नए कानून में तो स्पष्ट लिख दिया है आजीवन कारावास की जगह आजीवन कारावास और शेष प्राकृतिक जीवन, मतलब इसकी नेचुरल जितनी भी लाइफ बची है जेल में ही निकलेगी। अब ये अलग से जोड़ा गया है नए कानून में, बीएनएस में आप देख सकते हैं। तो हाईकोर्ट को लगता है तो क्या बदल सकती है
और हाईकोर्ट बिना विलंब किए मृत्युदंड की सजा की पुष्टि या अन्य सजा के आदेश की कॉपी को बीएनएसएस की धारा 412 के तहत सेशंस कोर्ट को वापस भेज देती है। जब ट्रायल कोर्ट अर्थात सेशन कोर्ट को फांसी के मामले में हाई कोर्ट से कंफर्मेशन मिल जाती है, मतलब हाई कोर्ट को लगता है कि भाई यार मृत्युदंड सही दिया है, तो हाई कोर्ट क्या मृत्युदंड की पुष्टि करके सेशन कोर्ट के पास वापस भेज देगी कि हाँ भाई हमारी साइड से तुम फ्री हो, इसको फांसी की अर्थात मृत्युदंड की सजा दे सकते हो। और कंफर्मेशन की कॉपी क्या है सेशंस कोर्ट को मिल जाती है, तो सेशंस कोर्ट क्या है आरोपी को फांसी की सजा सुना देती है। इसके बाद दोषी व्यक्ति हाई कोर्ट में इसकी अपील दाखिल कर सकता है कि उसे फांसी नहीं दी जाए। इसमें आरोपी अपने मजबूत पहलुओं अर्थात अपनी जैसे काउंटर एफआईआर की गई हो उसके बारे में बताएगा कि हमारे ऊपर भी हमला किया गया था, या फिर गवाहों ने अभियोजन के मामले को सिद्ध नहीं किया है, गवाह हॉस्टाइल हो गए, ये दुनिया भर की बातें क्या है हाई कोर्ट में रखी जाती हैं। और अपनी सामाजिक पारिवारिक आर्थिक मजबूरियों को भी बताया जाता है। और सेशंस कोर्ट ने क्या गलती की है निर्णय में, यह भी हाईकोर्ट के सामने आरोपी के अधिवक्ता हाईकोर्ट में रखते हैं। लेकिन अगर फिर भी हाई कोर्ट आरोपी की मृत्युदंड की सजा को अपील में कन्फर्म अर्थात पुष्ट कर दे, तो वह इस निर्णय की अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। माजाज हाई कोर्ट भी नहीं माने कि नहीं भैया मृत्युदंड सही है, वो तो मामला पूरा सिद्ध हो रहा है, तो आरोपी क्या है फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अपील पेंडिंग अर्थात लंबित रहने के दौरान जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या अपील कर दी गई, अब ये तो है नहीं कि आज अपील कर दी तो कल सुनवाई हो जाएगी, आराम से पेशी मिलेगी 2-3 महीने की। तो जब तक क्या है अपील पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में बीएनएसएस की धारा 430 के तहत अपीली कोर्ट में जमानत पर रिहा किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है आरोपी कि भाई जब तक अपील की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक के लिए हमें क्या है जमानत दी जाए। अब यह अपीली न्यायालय के ऊपर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। यही सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करना है या नहीं। यदि फांसी की सजा अर्थात मृत्युदंड की सजा दी गई है, तो बीएनएसएस की धारा 455 के तहत अपील का निर्णय आने तक उसकी फांसी रोक दी जाएगी। मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट अपील पर विचार न कर ले तब तक उस व्यक्ति अर्थात आरोपी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज हो जाए अर्थात सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखे, तो ट्रायल कोर्ट अर्थात सेशन कोर्ट है उसकी मृत्युदंड की सजा को कन्फर्म अर्थात पुष्ट कर देती है। अगर आरोपी को सजा उम्र कैद अर्थात आजीवन कारावास या इससे कम की होती है, तो फिर सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ मृत्युदंड के मामले में ही क्या है सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना है। यदि आजीवन कारावास भी दिया गया है तो फिर कंफर्मेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा भाग है क्या है अपील। अगर दोषी को सजा 3 साल या इससे कम की सुनाई गई है, तो आरोपी को उसी कोर्ट से निर्णय सुनाने के दिन ही तुरंत बाद बीएनएसएस की धारा 430(3) के तहत जमानत मिल जाती है। मान लीजिए सेशन कोर्ट हो या मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो, यदि सजा 3 साल तक या उससे कम की सुनाई गई है, तो आरोपी को क्या है निर्णय के दिन ही क्या है जमानत मिल जाती है उसी कोर्ट से। फिर वह चाहे तो अपील कर सकता है। यदि सजा 3 साल से ऊपर की सुनाई गई है, तो फिर आरोपी को क्या है जेल जाना होता है। फिर वो ऊपर की कोर्ट अर्थात अपीली कोर्ट में अपनी बेल अर्थात जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। यदि मौत की सजा दी गई है आरोपी को, तो परिसीमा अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट या फिर कह लें मर्यादा अधिनियम के आर्टिकल 115 के तहत आरोपी के पास 30 दिन का समय होता है अपील करने के लिए, जिस दिन से उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। और बाकी अन्य प्रकार की सजा में हाई कोर्ट में 30 दिन तथा किसी अन्य कोर्ट में 60 दिन का समय होता है अपील करने के लिए। मतलब इतने टाइम के अंदर जिस दिन सजा सुनाई गई है आपको, इतने समय ये जो समय बताया गया है यहाँ पर, इसके अंदर आप अपील कर दें, नहीं तो आपकी अपील क्या है टाइम वार्ड हो जाएगी। इसी प्रकार मौत की सजा में परिसीमा अधिनियम के आर्टिकल 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने का समय 60 दिन होता है और अन्य अपराधों में 90 दिन। अगर आरोपी को मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सजा मिली है, तो आरोपी बीएनएसएस की धारा 415 के तहत ऊपर की कोर्ट जो कि सेशंस कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी हो वहां अपील कर सकता है। जैसे मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सजा सुनाई है तो आप सेशन कोर्ट चली जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। यदि डायरेक्ट सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है तो फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट। जो भी अपीली कोर्ट हो उसके अनुसार आप क्या है अपील कर सकते हैं। शिकायतकर्ता पीड़ित अर्थात फरियादी को लगे कि आरोपी को सजा कम मिली है या दोष मुक्त हो गया है, तो फिर वह शिकायतकर्ता या पीड़ित भी ऊपर की कोर्ट अर्थात अपीली कोर्ट में आरोपी को ज्यादा सजा दिलाने की अपील बीएनएसएस की धारा 418 के तहत, और राज्य सरकार चाहे तो वह भी अपील कर सकती है 419 के तहत कि भाई आरोपी को सजा कम मिली है या फिर दोष मुक्त किया गया है तो वह गलत है। तो फरियादी और सरकार दोनों ही कर सकते हैं। हालांकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके तहत कोई अपील नहीं की जा सकती। ये प्रावधान है बीएनएसएस की धारा 295, धारा 416 और धारा 417 के तहत निर्धारित किए गए हैं। इन धाराओं के अंतर्गत यदि प्रक्रिया अपनाई गई है तो फिर वहां पर अपील नहीं की जा सकती, यह बात ध्यान रखिएगा।
यदि आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है तो वहां पर क्या है, दया याचिका या मर्सी पिटीशन दायर करना। अगर दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है और हाई कोर्ट तथा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज हो गई हो, तो दोषी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपने राज्य के राज्यपाल अर्थात गवर्नर के पास और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका दायर कर सकता है कि भाई फांसी की सजा न दी जाए, हम पर दया करो। पहले राज्यपाल को मृत्युदंड की सजा माफ करने का अधिकार नहीं था, केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड की दया याचिका पर विचार कर सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा द स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार आका बिट्टू 3 अगस्त 2021 के ऐतिहासिक निर्णय में राज्यपाल को भी मृत्युदंड की सजा को माफ करने की शक्ति प्रदान हो गई। पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन और उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन। संविधान के अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका लगा सकता है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय पर दोबारा विचार कर सके। यदि पुनर्विचार याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय कायम रखे और मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखे, तो फिर दोषी व्यक्ति के पास आखिरी और अंतिम उपाय यह रहता है कि वह दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन दायर करे। क्यूरेटिव पिटीशन शब्द की उत्पत्ति क्योर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उपचार होता है। उपचारात्मक याचिका में यह बताना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। उपचारात्मक याचिका तब दाखिल की जाती है जब किसी आरोपी की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दोनों ही खारिज कर दी जाती हैं। उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन की उत्पत्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अनदर्स 10 अप्रैल 2002 के केस में हुई है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत भी उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। यदि उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो जाए तो फिर आरोपी को फांसी की सजा से कोई नहीं बचा सकता, उसका मरना तय हो जाता है और इसी के साथ क्रिमिनल केस ट्रायल समाप्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करा दिया गया है एवं केस की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी गलत थी, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट बीएनएसएस की धारा 399 के तहत फरियादी अर्थात पीड़ित व्यक्ति को यह आदेश कर सकते हैं कि फरियादी बतौर हर्जाना आरोपी व्यक्ति को प्रतिकर राशि दे, जो कि 1000 रुपए तक हो सकती है। मतलब आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने झूठी एफआईआर करवा दी और बाद में हाईकोर्ट वो एफआईआर क्वॉश करवा देती है, या फिर मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई गलत गिरफ्तारी करवाई गई है, तो मजिस्ट्रेट क्या है, धारा 399 के तहत उस व्यक्ति को जिसने क्या है एफआईआर दर्ज कराई थी, फरियादी जिसने आपको गिरफ्तार करवाया है, उस व्यक्ति को यह आदेश दे सकती है कि वह आरोपी को 1000 रुपए प्रतिकर राशि दे। देखिए, ऊपर अपीली कोर्ट से निर्णय आ गया, फिर क्या है, केस समाप्त हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, वह मर गया तो केस क्या है, समाप्त हो गया। लेकिन जब केस पेंडिंग हो तो केस चलते रहने के दौरान इन धाराओं का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिससे आरोपी पक्ष को भी क्या है, थोड़ी राहत मिल सके। पेशी में हाजिरी माफी, अगर आरोपी जिसका केस कोर्ट में चल रहा है वो किसी कारण से उस दिन पेशी पर नहीं आ सकता, तो वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 355 के तहत कोर्ट में आवेदन करके उस दिन नहीं आने का कारण देकर कोर्ट में जाने से बच सकता है। और यदि वह ऐसा नहीं करता तो कोर्ट उसके विरुद्ध वारंट जारी कर देगी। मतलब भाई आप किसी दिन कोर्ट नहीं आ पा रहे, बारिश हो गई, तबीयत खराब हो गई, आप आरोपी हैं, आपको पेशी पर आना है, आप नहीं आ पाते तो आप अपने एडवोकेट से बोलेंगे कि सर आज नहीं आ पा रहा मैं, स्थिति नहीं है मेरी कोर्ट आने की, तो आपका एडवोकेट क्या है, कोर्ट में आवेदन देगा हाजिरी माफी का बीएनएसएस की धारा 355 के तहत। यदि आपके वकील ने आवेदन नहीं दिया तो कोर्ट आपका वारंट जारी कर देगी, यह बात ध्यान रखिएगा, और पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले आएगी। एक है स्थायी हाजिरी माफी, आरोपी अपनी कोई मजबूरी जैसे कि कोई बीमारी, वृद्धावस्था या कोर्ट से उसके घर की दूरी या अन्य सुरक्षा के कारणों का हवाला देकर वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 228 के तहत कोर्ट से स्थायी हाजिरी माफी ले सकता है। इसमें उसे हर पेशी पर कोर्ट से आने से छूट मिल जाती है। आरोपी को सिर्फ चार्ज फ्रेम करने के लिए तथा अंत में जजमेंट के समय ही कोर्ट आना होता है। भाई मान लीजिए आप लंगड़े लूले हैं या कोई गंभीर बीमारी है आपको, आप हर पेशी पर कोर्ट नहीं आ सकते, तो आपके एडवोकेट आपकी ओर से स्थायी हाजिरी माफी का एक आवेदन दायर करेंगे अंतर्गत धारा 228 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। तो आपकी स्थिति को देखते हुए मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश क्या है आपको स्थायी हाजिरी माफी दे सकते हैं, जिससे हर पेशी पर आपको कोर्ट ना आना पड़े। यदि किसी वजह से मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश छुट्टी पर हैं तो केस क्या है, प्रॉपर ऑर्डर की स्थिति में आ जाता है। अर्थात जब मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश छुट्टी से वापस आए तो केस को किस कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाना है
यह आदेश मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश छुट्टी से वापस आने के बाद स्वयं करते हैं। इसलिए केस की इस स्थिति को क्या है, प्रॉपर ऑर्डर, समुचित आदेश कहा जाता है। ट्रायल के बीच केस को खत्म करने के उपाय। राजीनामा। यदि पीड़ित शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाए तो बीएनएसएस की धारा 359 में बताए गए नियमों के तहत राजीनामा करके केस समाप्त कर सकते हैं। प्ली बार्गेनिंग, सौदा अभिभाग। यदि राजीनामा नहीं होता तो बीएनएसएस की धारा 290 के तहत प्ली बार्गेनिंग, सौदा अभिभाग का आवेदन देकर आरोपी अपनी सजा कम करवाने के लिए अधिवक्ता के जरिए आवेदन कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्ली बार्गेनिंग सिर्फ उन धाराओं के अपराध में ही हो सकती है जिन धाराओं में 7 वर्ष तक की सजा है। रेप और हत्या। जैसे केस में यदि अभियोजन पक्ष की सभी गवाह अपने बयान बदल दें और आरोपी के पक्ष में गवाही दे दें तथा आरोपी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी ना हो, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, जब्ती या आरोपी घटना के समय उपस्थिति आदि, तो ऐसी स्थिति में भी क्या है, आरोपी को दोष मुक्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर राजीनामा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके बयान चेंज होते हैं। आपने थाने में जो बयान दिए थे उनको गलत साबित करने के लिए आपको कोर्ट में विपरीत गवाही देनी पड़ेगी। एक प्रकार से यह भी राजीनामा है केसों को खत्म करने के लिए, लेकिन रेप और हत्या के मामले में राजीनामा नहीं होता, इनमें बयान ही बदले जा सकते हैं सिर्फ। तो ये था क्रिमिनल केस ट्रायल का फुल वीडियो। इस पीडीएफ को आप 2-3 दिन कंटिन्यू पढ़िएगा। मेरी गारंटी है कि आपका क्रिमिनल केस से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।